आज का टॉपिक है बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी। दो तरह की सांख्यिकी है, चिरसम्मत सांख्यिकी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम सांख्यिकी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी ये चिरसम्मत सांख्यिकी है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्वांटम सांख्यिकी में दो सांख्यिकी हैं, पहली बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी और दूसरी फर्मी-डिराक सांख्यिकी। तो अब हम देखते हैं बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी। बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी की मूल अभिकल्पनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह सांख्यिकी ऐसे निकायों के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें कण सर्वसम व अप्रभेद्य होता है एवं इनकी स्पिन शून्य या पूर्णांक होती है। ये कण बोसॉन कहलाते हैं। उदाहरण है फोटॉन, फोनॉन। तो बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी उन कणों के लिए लागू होगी जो सर्वसम हैं, आइडेंटिकल हैं, वह अप्रभेद्य हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनमें विभेद नहीं किया जा सकता है। चिरसम्मत सांख्यिकी में, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी थी, उसमें ये कण प्रभेद्य होते थे और यहाँ पर बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी में अब कण अप्रभेद्य हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनमें विभेद नहीं किया जा सकता है। और इनकी स्पिन होगी, स्पिन एस का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4, 0 या पूर्णांक। ऐसे कण जिनकी स्पिन एस का मान 0 या पूर्णांक हो, 0, 1, 2, 3, ये कण बोसॉन कहलाते हैं। फोटॉन, फोनॉन ये इनके उदाहरण हैं। नंबर 2, कण अप्रभेद्य होने के कारण कला कोष्ठिका में दो कणों के परस्पर बदलने से नई सूक्ष्म अवस्था नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि अब कण अप्रभेद्य हैं, तो यदि हम दो कला कोष्ठिकाओं में किन्हीं दो कणों को आपस में बदलेंगे तो हमें नई सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होगी। यदि कण प्रभेद्य होते तो दो कणों को दो सूक्ष्म अवस्थाओं में आपस में बदलने पर नई सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होती थी। नंबर 3, कला आकाश में कला कोष्ठिका का न्यूनतम आयतन h³ ये नियत होता है, अतः कला कोष्ठिकाओं की संख्या निश्चित होती है। चिरसम्मत सांख्यिकी में कला आकाश में कला कोष्ठिका का न्यूनतम आयतन h⁻³ होता था, जो कि जितना छोटा हम लेना चाहें उतना छोटा ले सकते थे। इसका मान नियत नहीं था। जबकि क्वांटम सांख्यिकी में, इस बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी में, कला आकाश में कला कोष्ठिका का न्यूनतम आयतन ये h³ है, जो नियत है, क्योंकि h ये प्लांक नियतांक है। तो कला कोष्ठिका का न्यूनतम आयतन ये एक सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करता है और यह न्यूनतम आयतन h³ है, जो नियत है, अतः कला कोष्ठिकाओं की संख्या नियत रहती है। नंबर 4, किसी कला कोष्ठिका में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, अर्थात किसी भी कला कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो किसी भी कला कोष्ठिका में यानी सूक्ष्म अवस्था में कणों की संख्या कितनी भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 100, 200। तो ये 4 मूल अभिकल्पनाएं हैं बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी की। और अब हम वितरण नियम ज्ञात करेंगे बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि n सर्वसम व अप्रभेद्य कण लिए। अप्रभेद्य कण
जिनकी स्पिन शून्य या पूर्णांक हो यानी बोसॉन हो, इनका एक निकाय लिया, जैसे कैविटी में बंद कृष्णिका विकिरण जो फोटोनों का समूह है। कैविटी में यदि हम कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन लें, कृष्ण पिंड विकिरण, तो इसमें बहुत सारे फोटोन होते हैं, फोटोनों का समूह है और फोटोन का स्पिन एक होता है। फोटोन बोसॉन है, स्पिन एक है, इसलिए ये बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी का पालन करते हैं। तो हम एक ऐसा समूह ले रहे हैं जिसमें n सर्वसम आइडेंटिकल और अप्रभेद्य कण हैं और इनकी स्पिन 0, 1, 2, 3, 4 0 या पूर्णांक है। इन कणों को कला कोष्ठिकाओं में यानी ऊर्जा अवस्थाओं में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि पहली कोष्ठिका में कणों की संख्या n1 है, वह इनकी ऊर्जा E1 है। दूसरी कोष्ठिका में कणों की संख्या n2 है और इनकी ऊर्जा E2 है, एवं इसी प्रकार अन्य कोष्ठिकाओं में। सामान्य रूप से iवीं कोष्ठिका में कणों की संख्या ni है और इनकी ऊर्जा EI है। साथ ही यह माना कि EI ऊर्जा के GI ऊर्जा स्तर हैं, अर्थात अपभ्रष्टता GI है, यानी Ni कण GI ऊर्जा के हैं और Ni कण EI ऊर्जा के हैं और ये GI ऊर्जा स्तरों में विभाजित किए गए हैं। समान ऊर्जा EI के GI ऊर्जा स्तर हैं, तो एक ही ऊर्जा के जितने ऊर्जा स्तर होते हैं वह अपभ्रष्टता कहलाती है। तो EI ऊर्जा के GI ऊर्जा स्तर हैं, इसलिए GI EI ऊर्जा के लिए अपभ्रष्टता डीजनरेसी है। किसी भी ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी ऊर्जा स्तर में कितने भी कण रह सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हमें इस प्रकार के वितरण में से सर्वाधिक प्रसंभाव्य वितरण ज्ञात करना है। हम साम्यावस्था की शर्त ज्ञात करना चाह रहे हैं और साम्यावस्था इक्विलिब्रियम की शर्त ये होगी कि साम्यावस्था वह होगी जिसमें कि प्रायिकता सबसे अधिक है, जो सर्वाधिक प्रसंभाव्य वितरण है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, वही साम्य अवस्था को व्यक्त करता है। तो यदि हम कणों को इस तरह से वितरित कर रहे हैं कि n1 कणों को G1 ऊर्जा स्तरों में और उन सभी की ऊर्जा है E1, n2 कणों को G2 ऊर्जा स्तरों में, उन सभी की ऊर्जा है E2 एंड सो ऑन, यानी Ni कण EI ऊर्जा के हैं और इनको GI ऊर्जा स्तरों में रख रहे हैं। तो इस प्रकार के वितरण की ऊष्मागतिक प्रायिकता, इस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता अर्थात इस स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या W इस सूत्र से दी जाएगी। W बराबर होगा पाई आई फैक्टोरियल Ni प्लस GI माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल Ni इंटू फैक्टोरियल GI माइनस 1। यहाँ संकेत पाई आई विभिन्न पदों के गुणा को व्यक्त करता है, यानी इसमें बहुत सारे पद हैं। i बराबर 1 के लिए एक पद मिलेगा, i बराबर 2 के लिए दूसरा, i बराबर 3 के लिए तीसरा एंड सो ऑन। बहुत सारे पद होंगे और उन सब का गुणा है। तो इन जनरल iवीं कोष्ठिका के लिए लिखा है Ni प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल Ni
इंटू फैक्टोरियल GI-1। और इस तरह के बहुत सारे पद हैं i के मान 1 2 3 4 रखते हुए, और उन सब का गुणा है पाई आई, इन सब पदों का गुणा को व्यक्त करता है। तो यह ऊष्मागतिक प्रायिकता थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है, जिसको हम W से लिख रहे हैं। इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हम नीचे देखें, डिनोमिनेटर में हर में दो पद हैं, एक फैक्टोरियल Ni और दूसरा फैक्टोरियल GI-1। तो कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, Ni कण है और इनको GI स्तरों में विभाजित करना है, GI स्तरों में रखना है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग स्तरों में अलग अलग कणों की संख्या हो सकती है, और क्योंकि किसी भी स्तर में कितने भी कण हो सकते हैं, तो हम ये मान लें कि सभी Ni कण पहले स्तर में हैं। सभी Ni कण एक ही स्तर में भी हो सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार से ये वितरित हो सकते हैं, क्योंकि कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई ऊर्जा स्तर खाली भी हो सकता है, कणों की संख्या 0 हो, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो हम ये माने कि Ni कण एक ही ऊर्जा स्तर में आ गए हैं, इसलिए हर में नीचे पहला फैक्टोरियल हमने लिया फैक्टोरियल Ni। ये पहले स्तर में यदि सभी कण हैं तो उन सभी कणों का यानी Ni कणों का फैक्टोरियल। अब यदि सभी कण पहले स्तर में आ गए हैं और GI स्तर थे कुल मिलाकर, तो GI स्तर में से पहले स्तर में सभी कण आ गए। अब बाकी के जो स्तर बचे वो बचे GI-1। कुल मिला के GI स्तर थे, एक स्तर कम कर दें क्योंकि उसमें ये सभी कण आ गए हैं Ni। इसके अलावा जो ऊर्जा स्तर बचे जो सभी खाली हैं वो बचे GI-1। तो दूसरा हमने फैक्टोरियल लिया है GI-1। और फिर ऊपर हम लिखें फैक्टोरियल, नीचे जो फैक्टोरियल है Ni का और GI-1 का, इन दोनों को जोड़ दें Ni प्लस GI-1, इसका फैक्टोरियल। इस तरह से हम इस ऊष्मागतिक प्रायिकता का सूत्र याद रख सकते हैं। W बराबर होगा पाई आई फैक्टोरियल Ni प्लस GI-1 अपॉन फैक्टोरियल Ni इंटू फैक्टोरियल GI-1। तो हम पहले हर में देखें, पहले हम फैक्टोरियल Ni कर लें। यह मान लें कि सभी कण एक ही ऊर्जा स्तर में है, तो उसका फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल Ni। इसके बाद फैक्टोरियल हम लें कितने ऊर्जा स्तर बचे जो खाली है, वो होंगे GI-1, क्योंकि GI स्तर थे। एक स्तर कम करते हैं क्योंकि उस एक स्तर में ये सभी Ni कण थे जिनका फैक्टोरियल हम पहले लिख चुके हैं। फिर फैक्टोरियल दूसरा लिया फैक्टोरियल GI-1, और फिर ऊपर लिखें फैक्टोरियल, नीचे जो लिखे हैं Ni और GI-1 इन दोनों को जोड़ दें और फिर इसका फैक्टोरियल लें, यानी ऊपर लिखें फैक्टोरियल Ni प्लस GI-1। तो यह ऊष्मागतिक प्रायिकता यानी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या W का सूत्र है। इसको हम लिखें समीकरण 1। अब सभी कणों की कुल संख्या कैपिटल N है और सभी कणों की कुल संख्या, सभी कणों की कुल ऊर्जा कैपिटल E है, और ये दोनों ही मान नियत हैं। कणों की कुल संख्या कैपिटल N बराबर होगी N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन, और इसको हम लिख रहे हैं समेसन Ni से। इसी तरह से सभी कणों की कुल ऊर्जा कैपिटल E है, तो क्योंकि N1 कणों की ऊर्जा E1 है, N1 कण ऐसे हैं जिनमें से हर एक की ऊर्जा E1 है, इसलिए इन N1 कणों की ऊर्जा होगी N1E1। N2 कण ऐसे हैं जिनमें से हर एक की ऊर्जा है E2, तो इन N2 कणों की ऊर्जा होगी N2E2। तो कुल ऊर्जा कैपिटल E हम लिख सकते हैं N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 एंड सो ऑन, और इस सब को लिखा है समेसन NiEi। तो दो समीकरण हमने इस तरह से लिखे हैं, कणों की कुल संख्या कैपिटल N के लिए और कणों की कुल ऊर्जा कैपिटल E के लिए,
और ये दोनों ही मान नियत रहते हैं, कांस्टेंट है। कणों की कुल संख्या कैपिटल N नियत है, कणों की कुल ऊर्जा कैपिटल E ये भी नियत है। ये दो समीकरण हमने लिखे, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब समीकरण 1 जो W के लिए फार्मूला था, इसका लॉग लें तो ये लॉग E बेस पर है, जिसको LNW लिख रहे हैं। तो लॉग E बेस पर W का लॉग W बराबर होगा, जब हम राइट हैंड साइड का लॉग लेंगे तो यह पाई आई, यह बदल जाएगा समेसन आई में। समेसन विभिन्न पदों के जोड़ को व्यक्त करता है और यह संकेत पाई आई विभिन्न पदों के गुणा को व्यक्त कर रहा है। तो जब हम विभिन्न पदों के गुणा को हम लें, जैसे a इंटू बी इंटू सी, और इसका लॉग लेंगे तो लॉग a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। तो लॉग लेने पर गुणा की जगह अब प्लस आ जाएगा, इसलिए इस संकेत पाई आई की जगह अब हम ले रहे हैं समेसन आई, यानी इन सभी पदों का जोड़। और जब इसका लॉग लेंगे तो ऊपर है फैक्टोरियल ni प्लस gi माइनस 1, पहले इसका लॉग लेंगे, यानी लॉग फैक्टोरियल ni प्लस gi माइनस 1। फिर नीचे दो टर्म है, एक है फैक्टोरियल ni और दूसरी है फैक्टोरियल gi माइनस 1। इनका लॉग लेंगे तो ये माइनस करके आएगा, यानी माइनस लॉग फैक्टोरियल ni और माइनस लॉग फैक्टोरियल gi माइनस 1। यहाँ लॉग W हमने लिखा है E बेस पर लॉग W, लॉग E बेस पर है, इसको ln से लिख रहे हैं। तो लॉग W का मान इतना आ गया। समेसन 3 टर्म है, पहली प्लस की है लॉग ni प्लस gi माइनस 1, अगली दो टर्म माइनस की है, माइनस लॉग फैक्टोरियल ni और माइनस लॉग फैक्टोरियल gi माइनस 1। अब हम ni और gi के उच्च मानों के लिए एक को नगण्य मान लें। एक इस पहली टर्म में आ रहा है और एक इस लास्ट टर्म में भी आ रहा है। इस एक को हम हटा दें, नगण्य मान लें, क्योंकि ni और gi इनके मान बहुत ज़्यादा है। तो पहली टर्म केवल रह जाएगी लॉग ni प्लस gi का फैक्टोरियल, और लास्ट टर्म रह जाएगी माइनस लॉग फैक्टोरियल gi। फैक्टोरियल gi माइनस 1 में से 1 को नगण्य मान लिया है, हटा दिया है। तो 1 जहाँ भी आ रहा था दोनों जगह से हटा दिया है, एक को नगण्य मान लिया है। ni और gi ये बहुत बड़ी संख्याएं हैं इनकी तुलना में, एक की तुलना में। तो अब हमारे पास ये 3 टर्म रह गई हैं। लॉग W बराबर समेसन लॉग फैक्टोरियल ni प्लस gi माइनस लॉग फैक्टोरियल ni माइनस लॉग फैक्टोरियल gi। और अब स्टर्लिंग का सूत्र काम में लें। स्टर्लिंग का सूत्र काम में लेंगे तो स्टर्लिंग का सूत्र है फैक्टोरियल के लॉग के लिए, यानी लॉग फैक्टोरियल n बराबर है n लॉग n माइनस n। तो यदि हम लॉग फैक्टोरियल ni प्लस gi स्टर्लिंग के सूत्र से लिखना चाह रहे हैं तो यह बराबर होगा ni प्लस gi लॉग ni प्लस gi माइनस ni प्लस gi। लॉग फैक्टोरियल n बराबर n लॉग n माइनस n। इस सूत्र से लॉग फैक्टोरियल ni प्लस gi का मान लिखा, ni प्लस gi लॉग ni प्लस gi, और फिर माइनस करके वही ni प्लस gi फिर से। इसी तरह से फिर है माइनस लॉग फैक्टोरियल n, इसमें भी स्टर्लिंग का सूत्र काम में लें। लॉग फैक्टोरियल n होगा n लॉग फैक्टोरियल ni होगा ni लॉग ni माइनस ni, और पहले से ही माइनस है, शुरू में माइनस लगा है इसके, तो यह आ जाएगा माइनस ni लॉग ni प्लस ni। इसी तरह से लॉग फैक्टोरियल gi को लिखेंगे gi लॉग gi माइनस gi, और इसके भी पहले माइनस लगा है, इसलिए ये होगा माइनस gi लॉग gi प्लस gi।
तो स्टर्लिंग का सूत्र हमने इन तीनों टर्म में काम में ले लिया है और अब हमें ये सूत्र मिल गया है log W बराबर इतना NI प्लस GI log NI प्लस GI माइनस ब्रैकेट में NI प्लस GI, फिर माइनस NI log NI प्लस NI, फिर माइनस GI log GI प्लस GI। अब हम देखें तो यहाँ है माइनस ब्रैकेट में है NI प्लस GI, यानी यहाँ हमारे पास दो टर्म है, एक माइनस NI और एक माइनस GI। यहाँ पर देखें तो प्लस NI है और यहाँ पर देखें तो प्लस GI है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी NI और GI की। माइनस NI है तो प्लस NI भी है और माइनस GI है तो प्लस GI भी है, ये चार टर्म कैंसिल हो गई। और अब जो बचा वो ये है log W बराबर है समेसन NI प्लस GI log NI प्लस GI माइनस NI log NI और माइनस GI log GI। अब सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए, जो कि सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था है जिसकी प्रायिकता सबसे अधिक है, तो उसमें गतिक प्रायिकता W का मान अधिकतम होगा, तो log W का मान भी अधिकतम होगा। log W का मान अधिकतम होने के लिए शर्त है कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, यानी D log W बराबर होना चाहिए 0। तो इससे हमें साम्यावस्था की शर्त मिलेगी, सर्वाधिक प्रायिकता की शर्त है। तो log W हम ज्ञात कर चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन करें और उसको 0 के बराबर रखें, तो हम लिख रहे हैं D और फिर ये log W का मान रख दिया जो है समेसन NI प्लस GI log NI प्लस GI माइनस NI log NI माइनस GI log GI और इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन करें, D मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर GI तो कांस्टेंट है, NI का डिफरेंशिएशन होगा DNI। तो यहाँ पर अब दो टर्म हैं, पहली है NI प्लस GI और दूसरी है log NI प्लस GI, और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरह से कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन है NI प्लस GI, ये लिखा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी डिफरेंशिएशन log NI प्लस GI का, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए log NI प्लस GI का डिफरेंशिएशन होगा 1/NI प्लस GI। और फिर NI प्लस GI का डिफरेंशिएशन करेंगे जो होगा DNI। GI का डिफरेंशिएशन 0 है, GI कांस्टेंट है। तो ये हुआ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। इसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन जो है log NI प्लस GI और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट होगा DNI, NI प्लस GI का डिफरेंशिएशन DNI। इसी तरह से सेकंड टर्म है माइनस NI log NI, इसका भी डिफरेंशिएशन इसी तरह से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है NI और सेकंड फंक्शन है log NI, तो फर्स्ट फंक्शन NI और डिफरेंशिएशन ऑफ log NI ये होगा 1/NI DNI, और प्लस सेकंड फंक्शन log NI और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है DNI। और लास्ट टर्म जो है माइनस GI log GI, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि GI कांस्टेंट है, तो ये इक्वल टू 0। अब पहली टर्म में NI प्लस GI और NI प्लस GI कैंसिल हो जाएगा, केवल DNI बचा। इसी तरह से यहाँ ये NI/NI ये भी कैंसिल हो गया, तो माइनस DNI बचा, और ये माइनस DNI और ये प्लस DNI कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो बचेगा अब है log NI प्लस GI माइनस log NI, और दो टर्म ही बची हैं और दोनों में DNI कॉमन है, तो DNI कॉमन ले लें। इसके अलावा बचा log NI प्लस GI माइनस log NI, DNI कॉमन ले लिया है। अब log A माइनस log B बराबर होगा log A/B। इस सूत्र का उपयोग करके हम लिख सकते हैं यह बराबर होगा log NI प्लस GI/NI
और इंटू dni इक्वल टू 0। इसको समीकरण 4 लिखा। और दो समीकरण हमने शुरू में जो लिखे थे, ये समीकरण 2 और 3, कणों की कुल संख्या कैपिटल N जो है समेसन ni, ये कांस्टेंट है, नियत है। और कणों की कुल ऊर्जा कैपिटल E जो बराबर है समेसन NiEi, ये भी कांस्टेंट है। ये थे समीकरण 2 और 3। इनके डिफरेंशिएशन भी 0 होंगे क्योंकि ये नियत है। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करें और 0 के बराबर रखें तो हमें दो समीकरण मिलेंगे। पहला मिलेगा dn, यानी जो बराबर है समेसन dni, ये बराबर होगा 0 के। और दूसरा मिलेगा de, जो बराबर होगा समेसन ei dni बराबर 0। तो ये दो समीकरण हमने लिख लिए। dn बराबर है d समेसन ni, यानी ये बराबर होगा समेसन dni। इसको सही कर लें, समेसन dni है लास्ट में, समेसन dni बराबर 0। ये समीकरण 5 लिखें। और इसी तरह से de जो बराबर है d समेसन niei, यानी समेसन ei dni, ये बराबर 0। ये समीकरण 6 है। अब हम इन तीनों समीकरणों को संयुक्त करेंगे। ये समीकरण 4, 5 और 6। समीकरण 5 में है समेसन dni बराबर 0। ये सही कर लें, समेसन ni बराबर 0 नहीं है, ये समेसन dni बराबर 0 है। तो हम इन समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 को संयुक्त करते हैं लैग्रांजियन की विधि से। अनिर्धारित गुणांकों की लैग्रांजियन विधि का उपयोग कर समीकरण 4, 5 व 6 को संयुक्त करते हैं। इसके लिए समीकरण 5 को अल्फा से और समीकरण 6 को बीटा से गुणा करके समीकरण 4 से घटाते हैं। समीकरण 4 में से हम माइनस करेंगे, ये समीकरण 4 है, इसमें से माइनस करेंगे अल्फा इंटू ये समीकरण 5, और फिर माइनस करेंगे बीटा इंटू ये समीकरण 6। तो तीनों ही समीकरणों में dni कॉमन रहेगा। पहली टर्म बचेगी समेसन और dni, इन सभी में है। तो समेसन के बाद पहली टर्म बचेगी dni के अलावा log ni प्लस gi अपॉन ni, पहले समीकरण में, समीकरण 4 में। दूसरे में क्योंकि अल्फा से गुणा करके माइनस कर रहे हैं, तो दूसरे में रहेगा समेसन अल्फा dni। तो इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस अल्फा dni, और इसको बीटा से गुणा करके माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस बीटा ei dni। dni जब कॉमन ले लेंगे तो हमें इस प्रकार का समीकरण मिलेगा, समेसन log ni प्लस gi अपॉन ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ei इंटू dni इक्वल टू 0। क्योंकि प्रत्येक कोष्ठिका में कणों की संख्या में परिवर्तन dni एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। ni एक कोष्ठिका में, iवीं कोष्ठिका में कणों की संख्या है, dni इनमें परिवर्तन है, और ये कोष्ठिकाओं पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। अतः i के प्रत्येक मान के लिए कोष्ठक के अंदर की राशि शून्य होनी चाहिए। तो dni 0 नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर की राशि ही 0 होनी चाहिए। तो हम लिख लेंगे log ni प्लस gi अपॉन ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ei बराबर 0, या log ni प्लस gi अपॉन ni बराबर अल्फा प्लस बीटा ei। अब एक्सपोनेंशियल ले लें, e टू दी पावर लगा दें दोनों तरफ, तो e टू दी पावर log x बराबर x। तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा ni प्लस gi अपॉन ni, और राइट हैंड साइड में आएगा e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ei। लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे अब ni अपॉन ni प्लस gi अपॉन ni। ni से भाग दे रहे हैं ni प्लस gi को, तो हमें मिलेगा 1 प्लस gi अपॉन ni बराबर e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ei, या gi अपॉन ni बराबर होगा e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ei माइनस 1। 1 को हम राइट हैंड साइड में ले गए। और अब
इसका उल्टा कर दें, यानी Ni अपॉन Gi लिखें, जो बराबर होगा 1 अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा EI माइनस 1। और इससे हमें Ni का मान मिलेगा, Ni बराबर होगा Gi अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा EI माइनस 1। यही बॉस आइंस्टीन वितरण नियम है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम था Ni बराबर Gi अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा EI। वहाँ ये 1 वाली टर्म नहीं थी, यहाँ नीचे ई टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा EI के साथ माइनस 1 और एक्स्ट्रा है। तो यह बॉस आइंस्टीन वितरण नियम है जो IV कोष्ठिका में कणों की संख्या को बताता है। IV कोष्ठिका में Ni कण हैं जो Gi ऊर्जा स्तरों में बटे हुए हैं। तो Ni बराबर होगा Gi अपॉन ई टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा EI माइनस 1। यही बॉस आइंस्टीन वितरण नियम है, बॉस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। चिरसम्मत व क्वांटम सांख्यिकी में अंतर। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, ये हम देखें। तो चिरसम्मत सांख्यिकी में कण सर्वसम और प्रभेद्य होते हैं, जिससे कणों के एक कला कोष्ठिका से दूसरी में आदान प्रदान से नई सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होती है। जबकि क्वांटम सांख्यिकी में कण सर्वसम तो हैं पर अप्रभेद्य हैं, जिससे कणों के एक कला कोष्ठिका से दूसरी में आदान प्रदान करने से नई सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होती है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स चिरसम्मत सांख्यिकी का उदाहरण है गैस के अणु, जबकि क्वांटम सांख्यिकी के उदाहरण हैं फोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इनमें भी फोटॉन, इनका स्पिन 0 या इसका स्पिन 1 है। तो ऐसे कण जिनका स्पिन 0, 1, 2, 3, 4 हो, ये बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेंगे। इलेक्ट्रॉन का स्पिन 1/2 है, जिनका स्पिन 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह से हो, वो फर्मियन कहलाते हैं और वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। पर ये दोनों ही क्वांटम सांख्यिकी हैं। चिरसम्मत सांख्यिकी में कला आकाश में कला कोष्ठिका का आयतन H0³ है, जो स्वैच्छिक है, जिसे इच्छानुसार न्यूनतम किया जा सकता है। अतः कला कोष्ठिकाओं की संख्या इच्छानुसार बढ़ाई जा सकती है। क्वांटम सांख्यिकी में कला आकाश में कला कोष्ठिका का आयतन H³ है, जो नियत है, क्योंकि H प्लांक नियतांक है। अतः कला कोष्ठिकाओं की संख्या नियत होगी। चिरसम्मत सांख्यिकी में कणों की स्पिन कुछ भी हो सकती है। क्वांटम सांख्यिकी में कणों की स्पिन या तो 0, 1, 2, 3, 4 होगी, 0 या पूर्णांक। ये तो बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए है। और स्पिन 1/2, 3/2, 5/2 भी हो सकती है, जो फर्मी डिराक सांख्यिकी के लिए होगी। तो क्वांटम सांख्यिकी में ये दोनों ही सांख्यिकी हैं, बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी डिराक सांख्यिकी। बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए कणों की स्पिन 0, 1, 2, 3, 4 होगी और फर्मी डिराक सांख्यिकी के लिए कणों की स्पिन S 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह से होगी। यानी 1/2 में हम विषम पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं। तो ये अंतर है चिरसम्मत सांख्यिकी में और क्वांटम सांख्यिकी में।